हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले विभिन्न छात्रों के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, आज हम इसमें महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे और यह वीडियो हमारा कई भागों में बनता जाएगा। इसके कई पार्ट बनेंगे और इनका हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन जो है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज हम महत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे और महत्तम समापवर्तक को पढ़ने से पहले अपवर्तक क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं, चाहे इनको अपवर्तक कहिए चाहे गुणनखंड कहिए, और इनकी इंग्लिश जो होती है फैक्टर होती है। तो देखिए, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी संख्या के सभी विभाजक उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं या उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी संख्या के सभी विभाजक उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एक संख्या 24 है तो इनके अपवर्तक कह लीजिए चाहे गुणनखंड कह लीजिए। अपवर्तक कौन कौन से होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपी टेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें देखिए, तो देखिए 24 के अपवर्तक, अब इस 24 को जो संख्याएं विभाजित कर देंगी तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, 24 के अपवर्तक कहलाएंगी। तो जैसे 24 को 1 भी विभाजित कर देगा, 24 में किससे भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 24 में 3 से भी भाग चला जाएगा, 24 से 4 से भी भाग चला जाएगा, 24 में 5 से नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, 24 में 5 से नहीं जाएगा, 24 में किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा और 24 से खुद स्वयं से जाएगा। देखिए, कोई भी संख्या वो स्वयं का अपवर्तक होती है, कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तो जैसे 24 है ना भैया, तो 24 का देखिए 24 स्वयं का गुणनखंड है। 24 का जो गुणनखंड है 24 भी होगा, ये कंपलसरी है। दो चीज़ कंपलसरी है, कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है और किसी भी संख्या का 1 गुणनखंड निश्चित तौर पर होता है। सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 आता है। 1 से देखिए 24 हमेशा विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हम मान लिए 35 लिख लें, 35 लिख दें और इनके अपवर्तक पूछें तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 1 इनका कंपलसरी है, 1 सबका गुणनखंड होता है, सबका अपवर्तक होता है। और कोई भी संख्या स्वयं का भी अपवर्तक होती है, स्वयं का गुणनखंड होती है, तो ये 35 भी होगा। तो बचा क्या, एक, ये 2 संख्याएं तो कंपलसरी हो गई। तो बचा क्या, 35 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 35 में 35 से भी भाग जाएगा। तो देखिए, 35 में 5 से भी भाग जाएगा और 35 में किससे भाग जाएगा, 7 से। तो 35 के गुणनखंड या 35 के अपवर्तक कितने हुए, 1, 5, 7, 35। इसी प्रकार यूपी टेट 2019 में 48 के गुणनखंड पूछे गए थे कि 48 के गुणनखंड कौन से हैं, 48 के गुणनखंड कौन से हैं। तो देखिए, हम लोग 48 का गुणनखंड लिखते हैं, 48 का गुणनखंड का मतलब वही अपवर्तक। अपवर्तक कौन से हैं, तो बहुत आसानी तरीके से। अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, 1 को इसका गुणनखंड नहीं मानते हैं, तो 1 को गुणनखंड में शामिल नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी कमी होती है। तो भैया देखिए, 1 48 का गुणनखंड है, 1 सबका गुणनखंड होता है और 48 भी स्वयं का गुणनखंड है, ये भी हमने बताया। 2 बात आपका कंपलसरी है, एक कोई संख्या का गुणनखंड 1 होता है और कोई भी संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होती है। अब देखिए, इसमें 48 में किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 48 में और किससे भाग जाता है, 3 से भी जाता है। 48 में और किससे जाता है, 48 में 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। ध्यान में रखिए, 5 से 48 में भाग नहीं जाएगा। और किससे जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 8 48, 8 से चला जाएगा, 7 से तो जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा। ध्यान दीजिए, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 16 से जाएगा, 16 3 48। और किससे भाग जाएगा, 24 से जाएगा, तो 24 से भी भाग जाएगा। ये 48 के अपवर्तक हुए। तो 48 के कुल कितने अपवर्तक हुए, कभी कभी पूछते हैं कि 48 के अपवर्तक कुल हैं, तो भैया 3 अपवर्तक, 3 3 6,
6 3 9 1 10, 10 अपवर्तक हैं। 48 48 के कितने अपवर्तक हैं? 10। कभी संख्याओं को पूछ लेता है, कभी ऐसे पूछ लेगा कुल कितने अपवर्तक हैं। तो भाषा को समझिए तब आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 48 के कुल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 1 10 अपवर्तक हो गए। अच्छा, ये सब अपवर्तक हैं। तो कभी कभी अपवर्तक भी विकल्प में दे देता है। अब हम चलते हैं इसके आगे, समापवर्तक पढ़ेंगे। समापवर्तक, समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक, 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 इनको देखिए इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वो सब संख्याएं दी गई संख्याओं के समापवर्तक कहलाती हैं। 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं वे जिन जिन संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो जाती हैं, सब में भाग चला जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? दी गई संख्याओं के समापवर्तक कहलाती हैं। इनको अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 24 लिख दिया, और क्या लिख दिया? 48 लिख लिया। अब हम इनसे पूछे इनके समापवर्तक कौन कौन से हैं, तो समापवर्तक इनको बताना है। समापवर्तक, तो समापवर्तक भैया जी वही होंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाएगा। तो देखिए 1 से 24 में भाग चला जाएगा, 48 में भी भाग चला जाएगा, तो एक भी इनका समापवर्तक हुआ। 2 से भी भाग जाएगा, ध्यान में रखिए, 2 से भी दोनों में भाग जाएगा, 24 में भाग जाएगा, 48 में भी जाएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें 24 आएगा। और किससे? 3 × 8 = 24, 16 × 3 = 48, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 से भी चला जाएगा, और किससे जाएगा? 6 से चला जाएगा, 6 × 8 = 48, 5 से तो नहीं जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, 8 से भी चला जाएगा। 9 से जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। 12 से चला जाएगा, अब देखिए डायरेक्ट 12 से जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 चौका 48। अब देखिए अब किससे भाग चला जाएगा? 24 से दोनों में भाग चला जाएगा, 24 से 24 में भी जाएगा, 24 से 48 में। अच्छा, एक चीज़ क्या होता है, अब हमारा चैप्टर है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, थोड़ा सा इसी समय समझते चलते हैं। तो देखिए ये समापवर्तक है, इन समापवर्तक में जो सबसे बड़ा अंक होगा वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे 24 सबसे बड़ा अंक है, 24 से बड़ा कोई अंक नहीं जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 24 इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक को अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा यही होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। चलते हैं हम पहले समापवर्तक को ही देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 24 है, 32 है, 40 है। अब इनके समापवर्तक ज्ञात करना, समापवर्तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 24, 32, 40 में किन किन संख्याओं से भाग जा रहा है? हमने कहा 1 से तो सब में जाएगा, तो 1 सबका समापवर्तक होता है। 2 से तीनों में भाग जाएगा कि नहीं? तो 2 से भी जाएगा, 2 भी हो गया। 3 से जाएगा, 3 × 8 = 24, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 32 में नहीं जाएगा, तो 3 नहीं होगा। 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 40, तो 4 से जाएगा। और देखिए 6 से नहीं जाएगा, और किससे जाएगा? 8 से चला जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो ये इसके समापवर्तक हो गए। अब इसी में पूछा जाए महत्तम समापवर्तक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 8 है, तो 8 इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को बहुत आसानी से उसका समापवर्तक बता सकते हैं और महत्तम समापवर्तक बता सकते हैं। चलते हैं हम एक बार फिर से महत्तम समापवर्तक फिर से पढ़ते हैं। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। अच्छा, इनको महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में HCF से व्यक्त करते हैं। अधिकतर यूपीपी में HCF नाम से पूछता है, डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक नहीं लिख देता है, ऐसे लिख देगा HCF ज्ञात कीजिए। हिंदी में भी HCF लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक के बारे में सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं
24, 36, 48। अब इसको देखिए 24, 36, 48 का मासा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इनके समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। समापवर्तक देखिए यहाँ पहले एक बार हम देखेंगे, फिर उनको जनरली तरीके से जल्दी से कैसे करते हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो देखिए 24, 36 और 48 में किससे भाग जाएगा? 1, और किससे? तीनों में भाग जाएगा 2, इसके समापवर्तक हो गए। 3 से भी तीनों में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 से भी जाएगा, और किससे जाएगा? 6 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 6 से जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 36, 6 अठे 48। और देखो 8 से जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, नहीं जाएगा। 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। तो इसमें इनका जब मासा ज्ञात करना है बाबू, तो इनका मासा कौन सा है? इनका मासा सबसे महत्तम, इसमें सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या तो 12 है आया, जो दी गई पूरी संख्या को विभाजित कर दे 12 ही तो आया। तो इनका मासा कितना होगा? इनका महत्तम समापवर्तक 12 होगा। इसी प्रकार आप जनरल तरीके से किसी का भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसे ज्ञात करने आना चाहिए। तुरंत खटखटुआ तरीके से बता दीजिए कि इनका महत्तम समापवर्तक कितना है। जैसे अभी हम मान लीजिए लिख रहे हैं 24, 32 और 40। अब इनका महत्तम बताना क्या करना है? इनके सभी गुणनखंड नहीं, वह बड़ा से बड़ा अंक खोजिए जो तीनों को विभाजित कर दे। वह बड़ा से बड़ा अंक खोजिए जो तीनों को पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ देखो 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। 8 से तीनों विभाजित हो गए। 8 से बड़ा कोई अंक हो तो बताइए जो तीनों को विभाजित कर रहा है। अगर 8 से बड़ा अंक होगा तो वह महत्तम होगा, लेकिन 8 से बड़ा अंक कोई नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 ही सबसे बड़ा अंक है। उससे छोटे तो पा जाएंगे लेकिन बड़े नहीं पाएंगे। तो बड़े नहीं पाएंगे तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ? 8 हुआ। अब हम चलते हैं, एक संख्या लिखते हैं 125, 150 और 175। अगर इसका मासा हम आपसे पूछे कि इसका महत्तम समापवर्तक बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, तो कैसे बताएंगे? आप जनरली तरीके से उसको साल वाल मत करिए, ऐसे जनरल सामान्य समझ पर बताइए और बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। तो देखिए अगर 25 का पहाड़ा आपको आता होगा, 25 का पहाड़ा आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो वो दिक्कत है, उसको तैयार कर लीजिए। 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना हो गया? 175। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 25 पच्चे 125। अब 25 से बड़ा कोई अंक हो बताइए जो तीनों को विभाजित कर दे। 5 छोटा है, 5 से तीनों विभाजित हो जाएंगे, लेकिन 5 छोटा है। 1 से तीनों विभाजित कर देंगे, 1 छोटा है, लेकिन 25 सबसे बड़ा अंक है जो तीनों को विभाजित कर रहा है। तो 25 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब आप समझ गए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब हम चलते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो अभी हमने विधि पढ़ा है वो सामान्य समझ पर विधि है। इसको निश्चित तौर पर सबको आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीच बीच में आपको तुरंत मासा निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा, तो तुरंत आना चाहिए, ना कि उसको रफ और कॉपी से आप निकालिए। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधि है। एक गुणनखंड विधि है, एक गुणनखंड विधि है, और दूसरी विधि जो है भाग विधि है। देखिए भाग विधि भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। यूपीपी में तो खासकर भाग विधि भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस विधि से हल होते हैं। इनको आप देखते जाइए, सारे के सारे विधि होना चाहिए। तो सबसे पहले हम भाग विधि गुणनखंड विधि सीखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, भाग विधि 2 प्रकार से, एक सेकंड और एक फर्स्ट और एक सेकंड। भाग विधि को हम भी 2 प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व फर्स्ट विधि रखता है, आज ही हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, इसमें हम देखते हैं। अभी इसमें सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि से सीखिए महत्तम समापवर्तक। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। हम फिर से ले लिए, प्रश्न वही है हमारा। प्रश्न मान लीजिए एक हो गया, 24 ले लिए, 32 ले लिया और 48 ले लिए। ठीक है, चलिए 24, 32, 40 ले लिए। तो लिखे इसका जो है मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। मासा किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ध्यान से देखिए,
यहाँ पर देखिए इनको कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है, तो इनको सबसे पहले 24 को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 होता है। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिखा जा सकता है अभाज्य खंडों में। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, सब अभाज्य संख्या है। 32 को भी तोड़ लीजिए। अब 32 को देखिए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 5 बार लिखिए तब 32 होता है। जब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके 6 बार लिखते हैं तब 64 हो जाता है। ये सब आपको आना चाहिए। जब 7 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे तो 128 हो जाता है। ये सब बहुत व्यवस्थित तरीके से आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे सीखते जाइए। हम बताते जा रहे हैं, आप सीखते जाइए, सारे के सारे चीज़ मिलते जाएंगे। 40 को देखिए, 40 को भी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। 8 पचे 40, 8 पचे 8 को तोड़िए। 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। अब इनका मासा ज्ञात करना है भैया जी। तो इसमें कुछ करना नहीं, इसमें जो तीनों में होगा वही अंक मासा में आएगा। तो देखिए 2 तीनों में है, जो तीनों में होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। जो अंक हो तीनों में हो, तो 2 तीनों में हो गया तो 2 हो गया, इनका मिल गया ग्रुप। अब इनको देखिए ये भी तीनों में मिल रहे हैं, ये भी हो गया। फिर देखिए यहाँ तीनों में मिल रहे हैं 2, फिर ये हो गया। अब यहाँ 3 है लेकिन ये 3 दोनों में नहीं है तो नहीं होगा। 2 भले 2 में है, उसमें नहीं होगा, तीनों में होना चाहिए। तो बस इतने होगा। अब कोई भी अंक तीनों लाइन में नहीं मिल रहा है तो बस इतने होगा। 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 8 इसका मासा हो गया। अभी हम पीछे से भी बताते आ रहे हैं। देखिए 8 से इस तीनों में भाग चला जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चीस 40। तो 8 ही सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे रही है। केवल आंसर लाना ही नहीं है, आपको उसको समझ भी बनाना है। आपको पूरी समझ आनी चाहिए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, तभी आप जटिल क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 24, 36, 48। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 24, 36 और 48 का मासा किस विधि से ज्ञात करिए? गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि है तो कोई दिक्कत नहीं। 24 को आप ब्रेक कर दीजिए। 8 तिरिक 24 अभी किए थे, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3। अच्छा 36 को कर लीजिए। 36 को 12 तियाँ 36, ठीक। तो 4 नवा 36, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 नवा 36, 4 तियाँ 12 तियाँ 36 हो गया। 48 को तोड़ लीजिए। 48 को 16 तियाँ 48, 16 माने 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लो तो 16 हो जाता है, और गुणे 3 कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार कर लो, 16 हो जाएगा। 16 तियाँ 48। अब इसका मासा ज्ञात करना है। क्या दिक्कत है? हमने क्या बताया, जिनका जो कॉमन होगा, जो तीनों में होगा तो मासा में आएगा। 2 हो गया। और देखिए 2 ये भी तीनों में मिल गया, ये भी हो गया। अब देखिए कहीं कुछ मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देखिए तीनों में ये अंक देखिए 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बस हो गया। 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 हो गया। अब बताइए कोई अंक तीनों में तो है नहीं। आप ऐसे भी 12 को चेक कर लीजिए, 12 से तीनों में भाग जा रहा होगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब 12 से बड़ी कोई संख्या हो तो बताइए जो तीनों में विभाजित हो जाए तो वो महत्तम हो जाएगा, लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, ठीक। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए। अब हम लोग गुणनखंड विधि को सीख लिए। देखिए महत्तम समापवर्तक की कुल 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 हो गया गुणनखंड विधि और नंबर 2 हो जाएगा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से हम लोग सीख गए। चलिए क्वेश्चन तीसरा भी आपको ले लेते हैं। वैसे तीसरा क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक। चलिए 125 हो गया, 150 हो गया, 175 इनका कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 125 को ऐसे लिखो, 25 पच्चे 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे हो गया। 150 को जब तोड़ोगे 150 को, तो 150 को तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ेंगे 5 गुणे 5, 5 25 तियाँ 75, 75 दूना 150, ठीक। 5 25, 25 75 दूना 150। अब देखिए 175 को तोड़ लेते हैं। 175 को जब हम तोड़ेंगे, सॉरी 125 तियाँ 25 सत्तम, तो 5 25 गुणे 7। तो देखिए इनको बहुत अच्छे तरीके से अब इनका मासा ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 है, 5 आ गया, तीनों में मिल रहा है। ये 5 तीनों में मिल रहा है,
5 हो गया, बस 25 हो गया। 25 से तीनों में भाग चला जा रहा है। 25 ही इसकी सबसे बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित कर दे रही है, तो 25 ही महत्तम समापवर्तक होगा। तो ऐसे इनको हम लोग सीखते चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, भाग विधि से सीखते हैं। भाग विधि, ध्यान से देखिए, इस विधि को सीखिए। भाग विधि, भाग विधि में देखिए, भाग विधि में 2 विधि है। भाग की प्रथम विधि हम सीखेंगे, प्रथम विधि। इस वीडियो में हम प्रथम विधि तक ही रहेंगे और आगे के वीडियो में हम द्वितीय विधि सीखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग विधि में क्या करना है, भाग विधि में कैसे किया जाता है। जैसे हमने प्रश्न ले लिया, प्रश्न हो गया 24 हो गया, 32 हो गया और 40 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाग विधि से, ध्यान में रखिए, भाग विधि से इनका मासा ज्ञात करिए। ठीक, तो ऐसे ज्ञात किया जाता है, इसको ध्यान से देखिए। भाग विधि से ज्ञात करने में ऐसे 24 लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए, 40 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए। भाग विधि को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सब लोगों को आएगा। देखिए अब हमको वही अंक चुनना है, इसमें ध्यान देना है इस बात को। ये मासा ज्ञात कर रहे हैं और भाग विधि से ज्ञात कर रहे हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान देना है जो बताने चल रहे हैं। वही अंक लेना है जो तीनों को विभाजित करे और किसी से नहीं काटना है। ये नहीं कि 2 कट रहा है तो उसी से काट देते हैं, नहीं। इसमें इस बात को ध्यान देना है, हमको वही अंक चुनना है जो तीनों को विभाजित करे। तो देखिए 4 से तो तीनों में भाग चला जा रहा है, 4 ले लेते हैं, बड़ा से बड़ा लेते जाओ यार। तीनों अगर विभाजित हो रहा तो ले सकते हैं, कोई भी हो। ठीक, तो 4 छक 24, 4 अट्ठी 32, 4 दहिया में 40। अब एक चीज़ बताइए, अब फिर वही अंक लेना है जो तीनों को विभाजित करे, जो तीनों को विभाजित करे। अब उसी अंक से भाग देना है जो जिससे तीनों में भाग जाए। ये नहीं किसी 2 में जा रहा है तो तीसरे में नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो 2 से तो तीनों में भाग चला जाएगा, तो 2 ले सकते हैं। 2 तियाएँ 6, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10। अब एक चीज़ आप बताइए, क्या कोई ऐसा अंक है जो तीनों को विभाजित कर दे रहा है? एक को छोड़कर क्या कोई अंक है जो तीनों को विभाजित कर दे रहा है? कोई अंक नहीं है। तो कोई अंक नहीं है तो यही आपका मासा होगा, यही जो किनारे आया यही आपका मासा होगा। 4 × 2। इसी विधि से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जटिल जटिल क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान से सीख लीजिए। वो सामान्य समझ वाला भी सीख लीजिए और जटिल क्वेश्चन को करने के लिए इस विधि का भी प्रयोग कर लीजिए। देखिए यह भाग विधि का प्रथम विधि है। अभी सेकंड विधि भी भाग के मॉडल से बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज आप इसी विधि का करेंगे। अब चलते हैं, मान लीजिए प्रश्न 2 है। चलिए ये हो गया, मान लीजिए 24 36 48, 24 36 48, इसका भाग विधि से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है, ऐसे 24 लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे। अब देखिए किस संख्या से तीनों में भाग जाएंगे, माने हमको वही संख्या इसमें चुनना है जिससे तीनों में भाग चला जाए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो देखिए किससे चला जाएगा, अच्छा किससे, 2 से तो जाएगा, तो 2 से चला जाएगा तीनों में। लेकिन और बड़ा देखो यार, जल्दी जल्दी जिससे क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं ना, कोई बड़ा अंक हो जो तीनों में भाग चला जाए, तीनों में जाने शर्त है। तो 12 से देखो, 12 दूनी 24, 12 तियाएँ 36, 12 चौक 48। अब क्या कोई संख्या है जो तीनों में को विभाजित कर दे रहा है? ध्यान से देखिए, क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे रहा है? नहीं। जब कोई संख्या नहीं बचा तो हमारा मासा यही होगा, 12 होगा। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं भाग विधि से। ये भाग की प्रथम विधि है। अब इसमें कुछ करना नहीं, ये भाग की प्रथम विधि है। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व कर ले जाते हैं कि नहीं कर ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ख़ासकर यूपीपी में तो एक क्रम से पूछा गया है। जितने वर्ष एग्ज़ाम हुए हैं उतने वर्ष पूछे गए हैं और लगभग ये मान के चलिए कि महत्तम और लघुत्तम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में। और इस पैटर्न का क्वेश्चन एक कंपलसरी है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके पास भी अंसाल पेपर या पेपर होगा, उसमें भी देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे इनका पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या 30 60 72 का मासा होगा। अब इनका आंसर आप क्विकली देने का प्रयास करिए, इनको बहुत ज़्यादा हल करने की कोशिश मत करिए, ऐसे आंसर दीजिए। 30 60 72 इसका मासा होगा, मतलब इनमें से कोई संख्या ऐसा है जो सबसे बड़ा है, जो इन सबको विभाजित कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा तो 12 दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या 12 से सब में भाग जा रहा है? 12 से 30 में तो नहीं भाग जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 तियाएँ 36,
32, तो ये तो होबे नहीं करेगा, 12 होबे नहीं करेगा। अब देखो 2 3 6 में कौन सबसे बड़ा है, 6 है, 6 से भाग देते हैं, 6 5 30, 6 दहाई 60, 6 बरहियम 72, 6 कनम 6 दूनी 12, माने 12 6 72। तो हमारा आंसर निश्चित तौर पर 6 होगा। 2 और 3 से भाग तो जाएगा, लेकिन 2 और 3 महत्तम नहीं है ना, उससे बड़ा तो हमको जब 6 मिल जा रहा तो हमारा आंसर 6 होगा। तो ऐसे हम क्विकली आंसर दे देंगे, ऐसे आपको भी दे देना चाहिए, आना चाहिए। अब इसमें देखो 42 60 और 72 का मासा क्या है, 42 60 और 72 का। अब सबसे पहले इसमें देखो तीनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 12। 12 से देखो तीनों में भाग जा रहा है कि नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन, एक चीज़ और देखिए, ये यूपीपी 18 जून 2018 में पूछा गया था, ये प्रथम पाली में पूछा गया था। अब उसी टाइप का जस्ट मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 18 जून 2018 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन लगभग सेम आ रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें भाग दीजिए। हमने क्या बताया, 42 60 और 72 का मासा क्या होगा। अब 2 3 6 में देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 12। 12 से सब में भाग जा रहा है क्या, 12 से 42 में भाग जाता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो 42 में नहीं जा रहा है, बाकी अन्य में जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है, तीनों में जाना चाहिए ना भाग। जब तीनों में भाग जाएगा तभी होगा। तो 12 तो हमारा आंसर होना नहीं है। अब 2 3 6 में कौन सबसे बड़ा अंक है, 6। 6 से भाग देते हैं, 6 7 42, 6 दहियम 60 और 6 बरहियम 72। तो देखिए इसमें कोई अंतर नहीं, खाली एक अंक का अंतर था। इसका भी आंसर 6 ही होगा। 2 और 3 से जा रहा है, लेकिन 2 और 3 हमारे महत्तम समापवर्तक नहीं होंगे। समापवर्तक तो होंगे लेकिन महत्तम नहीं होंगे, महत्तम 6 ही होगा। अच्छा अब इनको देखो, ये देखिए यूपीपी 26 अक्टूबर 2018 को फिर हुआ था, 26 अक्टूबर में हुआ था। इसमें भी सेम उसी कैटेगरी का उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप ऐसे कैटेगरी वाइज पढ़ते जाएंगे, ऐसे देखेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, रीति नीति बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन पाते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो ऐसा आप देखते जाइए, बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। अगर खोजने में समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको निश्चित तौर पर सब क्वेश्चन मिलते जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें इनका मासा 160, 720, 400। अब इनको चाहो तो आप भाग विधि से हल कर सकते हो या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, दोनों विधियाँ हैं। हम इस क्वेश्चन को भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। लेकिन भैया जी आप ऐसे देखिए ना, इनके पीछे पहले देखो, इनसे इसमें भाग दो, सबसे बड़ा अंक तो ये है। देखो इनके पीछे 0 है तो इनके पीछे का 0 हटा दिया करो। 116 से 16 में भाग दो, कट जाएगा, इसमें भी भाग जाना चाहिए। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 5 80 नहीं जा रहा है। माने 160 से जब 720 में भाग दोगे नहीं जाएगा, क्योंकि 0 0 तो कट जाएगा और 16 5 80 हो जा रहा है। ठीक है, 16 3 48, 16 चौके 64 के बाद 80 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तीनों अंक कटने चाहिए। यहाँ पर देखिए 80 से कट जाएगा। 80 से कैसे, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, 8 9 72, 0 0 काट दो, भाग दोगे तो 0 0 कटेगा, 8 9 72, इसको 0 0 कट गया, 8 5 40। माने 80 से जब भाग देंगे बाबू तो तीनों कट जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो इन तीनों अंक में सबसे बड़ा तो यही हुआ। तो जब सबसे बड़ा यही हुआ तो महत्तम तो यही होगा ना, तो महत्तम यही होगा, 80 होगा। तो इनका आंसर हम बहुत क्विकली, बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब चलिए 150, 225 और 375 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा अंक है। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 15, 25, 75, 125। 125 को सबसे पहले चेक करते हैं। 125 से जब इसमें भाग देंगे, 125 से इसमें भाग देंगे 150 में, तो पहले अंक में नहीं जा रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, कतई नहीं होगा, तीनों में भाग जाना चाहिए। अच्छा देखिए अब 75 से भाग दे रहे हैं। 75 से अगर हम भाग देंगे, तीनों में सबसे बड़ा अंक 75 बचा, 75 से भाग देंगे, 75 दूना 150, एकदम सही हो गया। अब 75 तियाएँ कितना हो जाएगा, 75 तियाएँ 225, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये भी कट गया। 75 दूना 150, 75 तियाएँ कितना हो गया, 75 तियाएँ 225। अब यहाँ पर देखिए 75 से 3 इसमें भाग देंगे, 375 में, तो 75
चौका 300 होता है। 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो 75 चौका 300 और 75 पच्चे 375। तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन मान लीजिए इतना बड़ा आपको, जैसे आपको इतना बड़ा टेबल नहीं याद है, पहाड़ा नहीं याद है, तब कैसे करेंगे? तब कुछ करना नहीं है, ऐसे करिए, इनका मासा ही तो निकालना है। ऐसे लिख लीजिए, 150 लिख दीजिए, 225 लिख दीजिए, आसानी से कर सकते हैं। वो तो तरीका हमने बताया खटखटुआ मॉडल से, जल्दी जल्दी आप करते जाइए। अब देखिए किस संख्या से तीनों कट जाएंगे, तो 5 से तो तीनों कट जाएगा। 5 का तो सबको टेबल याद होता है, तो 5 से जब काटेंगे तीनों कटना चाहिए। मासा में यही ध्यान देना है, उस संख्या से सभी अंक कटने चाहिए, तभी। ये नहीं कि 2 कट रहा है 1 नहीं कट रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे गुणनखंड, ऐसे करेंगे 5 से तीनों कटना चाहिए। अगर जो अंक लीजिए तीनों कटे, तो 5 तियाँ 15, 5 शून्य शून्य। अब देखिए 5 चौक 20, 5 25। अब देखिए 5 7 35, 5 25। तो देखिए अब फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 से कट जाएगा तीनों, तीनों कटेगा 5 से, तो 5 ले रहे हैं, 5 9 45। अब 5 1 5, 5 25, 15 5 75। अब देखिए क्या किसी अंक से ये तीनों कट रहे हैं? तीनों कटना चाहिए, जो भी अंक चूज करिए उससे तीनों कटे। तो देखिए 3 से तीनों कट जा रहे हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। अब किसी एक अंक से तीनों नहीं कट रहे हैं, किसी एक अंक से तीनों कट रहे हैं। 1 को छोड़कर कोई ऐसा संख्या है जो तीनों काट रहा नहीं है, तो हम लोग इसका मासा तुरंत लिख देंगे। मासा कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 25 तियाँ 75। ऐसे देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से करें तब भी हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ऐसे ही करिए, भाग विधि का जो पहला मेथड हम बताए हैं ऐसे करिए। अब भाग विधि का दूसरा मेथड अगले हम वीडियो में बताएंगे, निश्चित तौर पर बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर यूपीपी में आते हैं, अन्य कम्पिटेटिव एग्जामों में, लेकिन यूपीपी में कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एकदम करिए। बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलते जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको सर्च नहीं कर पाएंगे, खोजने में आपको दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे जब रहेगा तो आप आसानी से वीडियो प्राप्त कर लेंगे। और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद।